चलें, लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ा रहा था थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, स्पेशली मैमल्स का थर्मोरेगुलेशन जो है वो डिस्कस किया था। उसमें लास्ट टॉपिक रह गया था जो था फीवर। लास्ट टॉपिक रह गया था और लास्ट टॉपिक की जो हेडिंग थी वो थी फीवर। आप इसको फीवर कह लें या और मेडिकल टर्म इसकी जो फीवर की है वो क्या है, वो है पायरोक्सिया, पायरेक्सिया, सॉरी, पायरेक्सिया। अब देखो, फीवर या पायरेक्सिया जो है वो किस कंडीशन को कहते हैं, किस चीज को फीवर या पायरेक्सिया जो है वो कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, फीवर और पायरेक्सिया इज डिफाइंड एज बॉडी टेम्परेचर। इसको कहा जाता है फीवर या पायरेक्सिया, उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल सेट पॉइंट, अबव नॉर्मल सेट पॉइंट। हमारे बॉडी के टेम्परेचर का जो नॉर्मल सेट पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, वो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में इसको लोगे तो क्या कितना है, 98.6 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट है। और अगर आप इसको सेंटीग्रेड में लेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है बॉडी का ये नॉर्मल टेम्परेचर है, या हमारे सेट पॉइंट जो हमारा बॉडी के टेम्परेचर का है वो ये है। अगर इससे ज्यादा आपका बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा, 39 हो गया, 38 से ज्यादा बहुत हो गया, तो 37 से 39 हो गया या 40 तक पहुंच गया, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे फीवर, जिसको आप उर्दू में बुखार कहते हैं, या इसको हम जो है वो पायरेक्सिया कहते हैं। अच्छा, इसका काज क्या है, ये होता किस वजह से है? इसका जो काज है, फीवर हमें क्यों होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। जैसे कोई बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दाखिल हुआ तो उसकी वजह से फीवर हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर हो सकता है। बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन नहीं भी होता, और नॉन इन्फेक्शन, बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन तो नहीं होता, कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में दाखिल होता है, कोई जो डिजीज काज करता है उसको तो हम इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गया, इन्फेक्शन तो नहीं है लेकिन किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से भी फीवर जो है वो हो जाता है। लेकिन ज्यादातर फीवर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। फीवर का आपको कैसे पता लगता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नॉर्मली आप हाथ लगा कर देखते हैं तो उससे भी पता लग जाता है कि फीवर है, वरना थर्मोमीटर से, तरीका बेहतर ये होता है कि थर्मोमीटर से जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेक कर लिया जाए। कास के अंदर हम ये भी देखेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता क्यों है, क्या ऐसी वजह होती है बॉडी में, ऐसा कौन सा चेंज आता है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखिए, हमने इम्यून फर्स्ट ईयर में इम्यून सिस्टम में पढ़ा था कि जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं तो उनको खत्म करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, वो इनको बैक्टीरिया को, इनको जो है जो भी जर्म्स हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं उनको किल करने का या उनको खत्म करने का काम करते हैं। एक WBCs होते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेज। एक किस्म के WBCs हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेज। तो क्या होता है कि जो मैक्रोफेज होते हैं, जब कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो जो मैक्रोफोज फेज होते हैं वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं पायरोजिन। पायरोजिन एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम पायरोजिन कहते हैं, और ये पायरोजिन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और क्यों बढ़ाता है बॉडी का टेम्परेचर, वो उन बैक्टीरिया और वायरल वायरस को किल करने के लिए, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर ये खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली बुखार हमारे लिए अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो नुकसानदेह होता है, लेकिन जो माइल्ड फीवर होता है वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। कैसे फायदेमंद होता है, देखो, बुखार की वजह से तो आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में दाखिल हो गया। अगर आपको बुखार नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा? बुखार एक सिम्टम है, एक डायग्नोस्टिक भी कह सकते हैं कि किसी का होता है कि आपको कोई ना प्रॉब्लम है तभी तो ये बुखार हुआ है। और टेम्परेचर जब जो थोड़ा बढ़ता है तो उससे क्या होता है, वायरस और बैक्टीरिया की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती वहां पर। लेकिन एक बात ये होती है
कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे एंजाइम्स भी काम करना छोड़ देते हैं, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस वजह से वो फीवर जो है वो पायरेक्सिया क्या होता है, नुकसानदेह भी होता है। तो ये लास्ट टॉपिक था फीवर के हवाले से। पेपर में ज्यादा से ज्यादा आपसे फीवर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फीवर नहीं बोले, सिर्फ पायरेक्सिया बोल दें, फीवर ना सिर्फ पायरेक्सिया की डेफिनेशन आ जाए तो पायरेक्सिया की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। पायरोजिन के बारे में पूछा जा सकता है, ये पायरोजिन क्या होता है, मैक्रोफेज एक केमिकल है जो मैक्रोफेज रिलीज करते हैं और जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका मतलब एक्चुअल जो काज है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने की वो क्या है, वो है पायरोजिन। पायरोजिन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है और ये मैक्रोफेज रिलीज करता है, और मैक्रोफेज क्या है, ये डब्ल्यूबीसी है। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ, और चैप्टर नंबर 2 की जो मेन हेडिंग है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड, अब देखें से फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है, ट्री इसमें आ गया, ट्री आ जाता है, ट्री को हम प्लांट की कैटेगरी में रखेंगे, दिस इज अ ट्री। और इसी तरह से मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, ये एक ह्यूमन है, ट्री जितना तो नहीं होता, थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये एक साइड पे थोड़ा बड़ा सा ये ह्यूमन बना दिया। ह्यूमन है, थोड़ा सा अब नॉर्मल सा बन गया है, लेकिन बन गया। ये एक ह्यूमन है। अब सबसे पहले तो देखो ये ह्यूमन, चलो एनिमल में आ जाता है, और ड्राइंग कर देता हूँ इसकी, थोड़ी सी ह्यूमन बना देता हूँ अच्छा सा, फिर भी इसको पहना देते हैं, इसको कपड़े भी पहना दिए। अच्छा देखो ये एक ह्यूमन है और ये एक एनिमल है। अब देखो सबसे पहले तो क्या होता है, आपको पता है ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नीचे की तरफ जाएंगी चीजें ग्रेविटी में, ये भी नीचे की तरफ जाएंगी। लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पर क्या हुआ है, ये दोनों को कोई ऐसी चीज है इनकी बॉडी में जिसने इन दोनों को सपोर्ट किया हुआ है। तेज हवा चलती है तो हवा चीजों को, जब विंड चलेगी ऐसे, तो हवा क्या करती है, बैंड करती है, प्लांट्स को भी बैंड करती है। लेकिन ये प्लांट फिर भी ऐसे इरेक्ट खड़ा हुआ है, फिर भी ये प्लांट ऐसे इरेक्ट खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज ऐसी है जो इसको क्या कर रही है, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो इसको सपोर्ट कर रही है। इनके अंदर कोई चीज ऐसी है जो इनको क्या करके रख रही है, इनको सपोर्ट दे दिए हुए है। तो ये बेसिकली क्या है, ये इनके अंदर हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, प्लांट्स के अंदर वो कौन सी चीज होती है जो प्लांट को सपोर्ट करती है, प्लांट को जो इरेक्ट रखने में या सपोर्ट करती है ग्रेविटी के अगेंस्ट, या विंड चलती है तो ये गिरते नहीं है या बैंड नहीं होते, तो उनको कौन सी चीज सपोर्ट कर रही होती है। और इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, तो इनके अंदर जो है वो कौन सी चीज होती है जो उनको ऐसे ग्रेविटी के अगेंस्ट ऐसे सीधा खड़ा करके रखे हुए, कौन सी चीज इनको सपोर्ट कर रही है। एक तो हम सपोर्ट की बात करेंगे इस चैप्टर में, और दूसरा हम मूवमेंट की बात करेंगे। मूवमेंट क्या है, बेसिकली देखो ये एक ह्यूमन है, ये इस जगह से मूव करता है, ये अपने हाथ हिलाता है, चलो इसका हैंड अभी इधर है, अब इसका हैंड इधर था, तो अभी जो है वो इसका हैंड जो है वो इधर था, अब ऐसे हो गया, ये लो। तो अब इसने क्या किया, अपने हैंड को मूव किया है ना, हाथ को मूव कर लिया, पहले इधर था और ये इधर हो गया, तो ये इसके हाथ की क्या हुई है, मूवमेंट हो गई है। अब हम ये भी देखेंगे कि ये मूवमेंट किसके जरिए होती है, इस मूवमेंट में क्या चीज इसको सपोर्ट करती है। फिर ये तो मूवमेंट हो गई, लेकिन अगर ये इंसान, ये ह्यूमन अपनी पोजीशन चेंज कर ले, ये इधर से इधर आ जाए,
अपनी पोजीशन चेंज कर ली पूरी, यहाँ से यहाँ गया। तो इस किस्म की मूवमेंट को क्या कहेंगे? इस किस्म की मूवमेंट को लोकोमोशन कहेंगे। ऐसी मूवमेंट जिसमें सिर्फ पोस्चर चेंज होता है। देखें यहाँ पर इसका हाथ नीचे था, इसने हाथ ऊपर कर लिया, तो ये क्या चेंज हुआ? इसका सिर्फ पोस्चर चेंज हुआ है। जब पोस्चर चेंज होता है तो ये मूवमेंट होती है। लेकिन ऐसी मूवमेंट जिसमें पूरी पोजीशन चेंज कर लेता है अपनी, यानी इस जगह से मूव करके अपनी लोकेशन चेंज कर ली, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी लोकोमोशन। अब प्लांट जो है वो मूवमेंट तो शो करते हैं, प्लांट्स में मूवमेंट होती है। कैसे प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है? मिसाल के तौर पे इस प्लांट के अंदर यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, सही, ये ब्रांच निकली। अब ये ब्रांच जो है वो किस तरफ मूव करेगी? ये मूव करेगी सनलाइट की तरफ, ये आगे बढ़ती जा रही है ऐसे ही ब्रांच। तो अब ये इसकी मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट किस तरफ हो रही है इसकी? इसकी मूवमेंट हो रही है कहाँ पर? सनलाइट की तरफ। तो ये मूवमेंट हो गई प्लांट की। लेकिन अपनी प्लांट क्या करते हैं? अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते। ऐसा नहीं होगा कि दरख्त मूव करके, ये दरख्त चलकर जो है, ये दरख्त चलकर यहाँ से यहाँ इस इंसान के पास आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो प्लांट्स के अंदर जो होती है मूवमेंट होती है प्लांट्स में, प्लांट्स के फ्लावर जो है वो ओपन होते हैं, फ्लावर क्लोज हो जाते हैं, ये क्या है? ये मूवमेंट है। लेकिन प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं होती। ये तो मैंने आपको एक जनरल सा आइडिया दिया है सपोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से। और अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? हम इस चैप्टर में सबसे पहले सपोर्ट पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, फिर मूवमेंट पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, और उसके बाद इसी तरीके से हम एनिमल्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? पहले एनिमल्स के अंदर सपोर्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद एनिमल्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? फिर एनिमल्स के अंदर हम जो है वो मूवमेंट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, पेज नंबर 27 पर जो बुक में मूवमेंट का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा पहले जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले एक टर्म दी हुई है आपकी बुक में कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, स्पेशली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? हमें पता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं। एंड सेल हैविंग लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और सेल के अंदर एक लिविंग मटेरियल भरा हुआ, ये सेल है, और सेल के अंदर एक लिविंग मटेरियल भरा हुआ होता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। आप पढ़ चुके हो पहले प्रोटोप्लाज्म के हवाले से। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है स्पेशली, उसके सेंटर में जो होता है न्यूक्लियस, सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके कहता है कि अगर प्रोटोप्लाज्म लिविंग है, अगर प्रोटोप्लाज्म लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म possess स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिटेबिलिटी। प्रोटोप्लाज्म possess स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिटेबिलिटी। अब इरिटेबिलिटी क्या होती है? ड्यू टू चेंज इट्स एनवायरनमेंट। इरिटेबिलिटी हम कहते हैं कि आपको एक तरीके से क्या कहना चाहिए कि इसको कहेंगे हसासियत। अगर हम उर्दू में कहेंगे, इसको उर्दू में हम क्या कहेंगे? हसासियत। हसासियत का मतलब ये होता है कि ये प्रोटोप्लाज्म, इसमें एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है, मिसाल के तौर पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, टेम्परेचर बहुत कम हो गया, बाहर कोई मिनरल्स आ गए, या बाहर कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस, तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो इन तब्दीलियों को महसूस करेगा, इन तब्दीलियों को क्या करेगा? महसूस करेगा। और इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे इरिटेबिलिटी। तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खुसूसियत है, जिसको हसासियत कह लें आप, या इरिटेबिलिटी कह लें। जैसे आप देखो, आप एक जग कमरे में बैठे हुए हो, अब क्या होता है कि आपका प्रोटोप्लाज्म, आपकी बॉडी, हमारी बॉडी भी तो सेल से मिलकर बनती है, तो हमारा तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है? वो सेल्स ही हैं। अब क्या होता है कि कमरे के अंदर जो है वो गर्मी ज्यादा हो गई है, तो आप फील कर लेते हो ना, कोई बताता तो नहीं है ना, कोई बाहर से बंदा आकर बताएगा तो नहीं कि जो है वो मुस्कान, यहाँ पर जो है ना कमरे के अंदर गर्मी हो रही है। मुस्कान को खुद ही पता लग जाएगा कि जो है वो क्या हो रही है, अंदर जो है वो क्या है, कमरे के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो गई है? गर्मी जो है वो हो गई है। या कोई अगर बिस्मा को कोई ये नहीं बताएगा कि सर्दी हो गई है, वो खुद ही उसको पता लग जाएगा सर्दी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक इरिटेबिलिटी के आपका प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें इरिटेबिलिटी की सलाहियत मौजूद है। मतलब वो अपने सराउंडिंग में जो तब्दीलियां आती हैं, उन तब्दीलियों को जो है वो क्या करते हैं? उन तब्दीलियों को जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म महसूस करते हैं, और उन तब्दीलियों की शक्ल में एक रिस्पॉन्स देते हैं, उन तब्दीलियों के लिए एक रिस्पॉन्स देते हैं, जिस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं मूवमेंट। अब मिसाल के तौर पे
गर्मी जब ज्यादा होगी, स्टिमुला है एक तरीके से गर्मी, जब गर्मी ज्यादा होगी तो ऐसे सुकून से बैठोगे तो नहीं ना, हिलो जुलोगे। जब गर्मी होगी तो सुकून से नहीं बैठोगे, थोड़ा हिलो जुलोगे। और वो जो हिलो जुलोगे आप, तो वही बेसिकली क्या है, वो एक मोमेंट है। वो बेसिकली उस हिलने जुलने को हम क्या कहेंगे, मोमेंट्स कहेंगे। उठकर जो है वो दरवाजे खोल दोगे, फैन ऑन कर दोगे, या किसी ठंडी जगह पर चले जाओगे। तो ये सारी जो आपकी इरिटेबिलिटी को जो आपने, या वो जो थी उसको जो रिस्पॉन्स दिया है, वो रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है, वो आपका रिस्पॉन्स जो है वो मूवमेंट है। अब मैं मूवमेंट की जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, वही जो है वो आपको लिखवा देता हूँ। डेट मूवमेंट इज अ रिस्पॉन्स। मूवमेंट क्या है बेसिकली, मूवमेंट is a response movement is a response shown by living organism shown by living organism toward stimuli toward stimuli। तो मूवमेंट क्या है, मूवमेंट इज अ रिस्पॉन्स शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टुवर्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की तरफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली मूवमेंट। अब देखो स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई उस चीज को कहते हैं जो आपको क्या लेकर आए, जो आपको हरकत में लेकर आ जाए। एक मूवमेंट जो है, मूवमेंट क्या है, मूवमेंट को उर्दू में हम कहेंगे हरकत। और स्टिमुलाई जो है वो उसको कहेंगे मोहरिक, मतलब जो आपको हरकत के अंदर लेकर आ जाए। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ। ये एक, दिस इज अ बॉल ऑफ मिल्क, ये दूध का एक गिलास है। और ये जो है वो एक कैट है, कैट बना दो, चलो ये कैट है, ये दूध का गिलास है, और ये क्या है, ये कैट है। अब क्या होगा, अब ये कैट इधर पे है। अब जब उसको दूध का गिलास नजर आएगा या स्मेल करेगी दूध के गिलास को, तो ये कैट क्या करेगी, इस दूध के गिलास की तरफ चली जाएगी। अब ये जो दूध का गिलास है इस वक्त, ये दूध का गिलास क्या है, ये स्टिमुला है। ये क्या है, स्टिमुला है। और कैट जो है वो इस दूध के गिलास की तरफ गई है, तो उसने जो रिस्पॉन्स दिया है इस दूध को, यानी जो उसका यहाँ से वहां तक जाना जो है, इसका जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मूवमेंट। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोमेंट कहलाएगा। तो मोमेंट इज अ रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं टुवर्ड स्टिमुलाई, जो कि स्टिमुलाई की तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एक रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरी जुबान इस वक्त मूव कर रही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको, मुझे इस वक्त मेरे, मुझे जो स्टिमुलाई मिल रहा है मेरे ब्रेन से मिल रहा है, मेरे ब्रेन से एक मेरी जुबान को जो है वो स्टिमुलाई मिल रहा है, जिससे जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और मेरी जुबान जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो वो एक रिस्पॉन्स जो होता है, जो स्टिमुलाई की वजह से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो मूवमेंट होती है, ये किस किस लेवल पर होती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मूवमेंट होती है वो किस किस लेवल पर होती है, तो इसको देख लें। मूवमेंट कैन अकर एट मूवमेंट मूवमेंट कैन अकर एट सेलुलर लेवल। मूवमेंट जो है वो सेलुलर लेवल पर भी हो सकती है। सेलुलर लेवल पर मूवमेंट कैसे होती है, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो वो है साइक्लोसिस। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि जो सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कंटिन्यू मूव करता है, इसे एक एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। साइटोप्लाज्म कंटिन्यू सेल के अंदर इस तरीके से जो है वो मूवमेंट कर रहा है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। क्योंकि ये मूवमेंट सेल के अंदर हो रही है, तो ये मूवमेंट किस लेवल पर है, ये सेलुलर लेवल पर मूवमेंट जो है वो है। इसके अलावा स्विमिंग ऑफ गैमेट, स्विमिंग ऑफ गैमेट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ा था,
कि स्पर्म क्या है, स्पर्म एक सेल है और ये मूव करके किसकी तरफ चले जाते हैं, एग की तरफ चले जाते हैं। एग क्या है, एग भी एक गैमेट है, गैमेट या एक सेल है। स्पर्म एक सेल है, कौन सा सेल है, ये सेक्स सेल है। ये गैमेट है और एक तरीके का ये एक सेक्स सेल है। तो ये स्पर्म मूव करता हुआ एग की तरफ जाता है। तो ये भी जो मूवमेंट हो रही है वो एक सेल कर रहा है, तो इस वजह से ये मूवमेंट भी क्या कहलाएगी, ये मूवमेंट भी जो है वो कहलाएगी कि ये मूवमेंट भी सेलुलर लेवल पर जो है वो मूवमेंट हो रही है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, गिव एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट एट सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल पर जो मूवमेंट होती है उसकी जो है वो एग्जांपल दें, तो उसकी एग्जांपल आपकी बुक में ये दो लिखी हुई है, आप ये दो ही एग्जांपल दोगे। अच्छा, मूवमेंट जो हमारी होती है वो ऑर्गन लेवल पर भी होती है, सिर्फ जो है वो सेल लेवल पर नहीं होती। हमारी मूवमेंट जो है वो ऑर्गन लेवल पर भी होती है। अब ऑर्गन लेवल पर जो मूवमेंट होती है उसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ऑर्गन लेवल पर जो मूवमेंट हो रही है, तो उसकी एग्जांपल में आ जाती है एक तो मूवमेंट ऑफ हार्ट, लिम्स एंड हार्ट। और भी बहुत सारी हैं लेकिन आपकी बुक में जो दी हुई है, मूवमेंट ऑफ लिम्स एंड हार्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लिम्स क्या होते हैं, ये जो हमारे हाथ और टांगे हैं, ये हमारे जो हाथ हैं ये हमारे लिम्स हैं, फोर लिम्स कहते हैं, ये हमारे हाथ, ये लिम्स हैं। तो ये हाथ हमारे ऑर्गन कह लो इनको, ये हमारे ऑर्गन है। अब हम हाथों को जो मूव करते हैं, यानी ऊपर से नीचे हाथों को जो मूव कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ये नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे लिम्स को जब हम मूव करते हैं तो ये हम मूवमेंट किस लेवल पर कर रहे हैं, ऑर्गन लेवल पर मूव कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन मूव कर रहे हैं। इस तरह आपका जो दिल है, हार्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, धक धक करता है, तो इसकी भी मूवमेंट होती है। तो ये हाथ और दिल, ये क्या है, लिम्स और दिल, ये दोनों ऑर्गन है, और जब इनकी जो मूवमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, वो मूवमेंट कहलाएगी कि ये मूवमेंट जो है वो ऑर्गन लेवल पर है। तो ऑर्गन लेवल पर भी मूवमेंट होती है। फिर एक और मूवमेंट होती है जिसको हम कहेंगे कि वो मूवमेंट जो होती है वो होती है ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर भी होती है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल। और जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उस मूवमेंट को हम कहते हैं लोको मोशन। फिर मैं मिसाल देता हूँ, जैसे ये एक बिल्ली है, एक कैट है, ये एक कैट है। अब ये कैट क्या कर रही है, एक जगह बैठी हुई है, बैठी हुई अपनी दुम हिला रही है। जब दुम हिलाएगी तो ये कौन सी मूवमेंट होगी, ये ऑर्गन लेवल की मूवमेंट है, यानी अपना एक ऑर्गन सिर्फ मूव कर रही है। दिल इसका धड़क रहा है, ये भी मूवमेंट ऑर्गन लेवल की मूवमेंट है। लेकिन बिल्ली पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ये बिल्ली मूव करके इधर चली जाती है, अब पूरी के पूरे ऑर्गेनिज्म ने मूव किया है। जब ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा मूव करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। इस किस्म की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्मिक जो मूवमेंट होती है ये सिर्फ एनिमल्स में होती है, ये प्लांट्स के अंदर नहीं होती। ऑर्गेनिज्मिक मूवमेंट जो है वो किसमें नहीं होती, ये बेसिकली फाउंड ओनली इन एनिमल्स, और तमाम एनिमल्स में नहीं होती। जैसे हाइड्रा है वो मूव नहीं करता, फाउंड ओनली इन एनिमल्स। इट इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये मूवमेंट नहीं होती, ये मूवमेंट सिर्फ किस में होती है, ये सिर्फ जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो ये तो हो गया, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि मूवमेंट जो है वो कितने लेवल पर होती है। सेलुलर लेवल हो गया, ऑर्गन लेवल हो गया, और ऑर्गेनिज्मिक लेवल हो गया। इन लेवल्स पर ये मूवमेंट होती है। अच्छा, अब बेसिकली जो है वो मूवमेंट होती क्यों है, इसका फायदा क्या होता है मूवमेंट का। अगर हम यहाँ पर देखें कि प्लांट एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं, तो वो क्यों मूव करते हैं, उसका जो है वो फायदा क्या होता है। यहाँ पर कहेंगे कि एडवांटेज जो है वो मूवमेंट का जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट।
सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट, यानी अगर एनिमल्स जो है वो स्पेशली मूवमेंट जो ज्यादातर हमें जो नजर आती है वो किस में नजर आती है, हमें नजर आती है ज्यादातर एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर होती है लेकिन एनिमल्स में हमें ज्यादा नजर आती है। तो बेसिकली अगर एनिमल एक मूव करता है तो उस मूवमेंट की क्या जो है वो सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो वो करता है मूवमेंट इन सर्च ऑफ, एक एनिमल मूव करता है इन सर्च ऑफ फूड। एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिखवा देता हूँ, एनिमल किस किस चीज की सर्च में मूवमेंट शो करता है। तो एक तो मूवमेंट होती है इन सर्च ऑफ फूड, खाना तलाश करने के चक्कर में भी एनिमल जो है वो मूव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा परिंदे जो हैं वो रिस्क की तलाश में या खाने की तलाश में मूव करते हैं, जानवर भी जो है वो सुबह निकल जाते हैं अपने खाने की तलाश में, तो उसके लिए खाने की तलाश के में उनको क्या करना होता है, मूवमेंट उन्हें जो है इसमें हेल्प करती है। टू फाइंड सुटेबल पार्टनर, एक पार्टनर की सर्च के अंदर अगर उन्हें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो एक पार्टनर के सर्च के लिए या पार्टनर की तलाश में भी जो है वो एनिमल क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके अलावा टू एस फॉर शेल्टर, शेल्टर के लिए भी मूवमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे बारिश हो रही है, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो फिर किसके अंदर आ गए आप, साई के अंदर आ गए, कोई ऐसे नीचे सायेदार जगह है यहाँ पर आ गए, तो आपने शेल्टर ले लिया ना यहाँ पर। या कोई तेज धूप आ रही है तो उस धूप से बचने के लिए आप शेल्टर के नीचे आ गए। तो शेल्टर लेने के लिए भी जो है वो क्या करता है, एनिमल जो है वो मूवमेंट शो करता है, स्पेशली लोकोमोशन वाली मूवमेंट शो करता है। और इसके अलावा टू एस्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से भागने के लिए भी, मिसाल के तौर पे ये कोई है ना, उसको जो है वो क्या नजर आ जाती है, कैट, बिल्ली नजर आती है। अब जाहिर सी बात है बिल्ली तो उसे खा जाएगी, तो अपने आप को बचाने के लिए, खतरे से बचाने के लिए वो क्या होता है, वो उधर से भाग जाएगी, वो उधर से भाग जाएगी। तो अपने आप को बचाने के लिए भी जो है वो क्या होता है, वो भी मूवमेंट करनी पड़ती है। आपको कोई खतरनाक चीज नजर आएगी, कोई डेंजर नजर आएगा, आपको नजर आएगा यहाँ खतरा है, वहां से आप भाग जाओगे, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, मूवमेंट जो है वो करनी पड़ती है। तो ये जो है वो कुछ सिग्निफिकेंस थे मूवमेंट के कहाँ कहाँ जो है वो क्या का मूवमेंट का जो है वो फायदा होता है। तो आज तो हमने ये चीजें तो आज थोड़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, कल से हम लोग जो है वो फिर डिटेल में स्टार्ट करेंगे। पहले सपोर्ट इन प्लांट बताऊंगा, फिर मूवमेंट इन प्लांट बताऊंगा, इसी तरीके से फिर मूवमेंट सपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ेंगे और उसके बाद मूवमेंट इन एनिमल्स। आज का लेक्चर मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है आपके लेक्चर का, तो आगे वाला टॉपिक फिर हाफ रह जाएगा, तो चाह रहा हूँ मैं कल से वो टॉपिक स्टार्ट करूँ। अच्छा, कोई क्वेश्चन करना हो तो करें, इतने में मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ।